मुख्यमंत्री अभ्युदय क्लास ललितपुर में आपका स्वागत है। और हम पढ़ने जा रहे हैं यूपी स्पेशल में। आज पढ़ेंगे, आज का जो टॉपिक है उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय, स्थानीय स्वशासन, लोकल गवर्नमेंट। तो इसके बारे में कुछ देख लेते हैं, और जिसमें हम पढ़ेंगे पंचायती राज और स्थानीय नगर निकायों के बारे में। तो इसकी हम शुरुआत करते हैं। चलो देखते हैं। यदि हम बात करें पंचायत यानी स्थानीय नगर निकायों में, तो स्थानीय नगर निकायों में बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इसको कौन कौन सी समितियां हैं, किन किन समितियों का योगदान है इसको बनाने में, उन सब चीजों को हम देख लेते हैं। और कौन कौन सी चीजें उत्तर प्रदेश के विशेष तौर पर एग्जाम और उसके आधार पर कौन कौन से महत्वपूर्ण चीजें हैं वो चीजें देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो, चलो बात करें। टॉपिक का नाम है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, यदि हम बात करें कि भैया गवर्नमेंट क्या की बात करें कि गवर्नमेंट शासन, तो हम आपको पिछली क्लास में भी बता चुके हैं, अभी भी बता दे रहे कि गवर्नमेंट के जो होते हैं वो तीन बॉडियां होती हैं। फर्स्ट जो होती है जिसका नाम होता है लेजिस्लेचर, दूसरी जो होती है वो होती है एग्जीक्यूटिव, तीसरी जो होती है वो होती है जुडिशरी। तो जो लेजिस्लेचर होती है वो क्या होती है, वो कानून बनाने का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे बोले तो लॉ मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, लॉ मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, अगर हम देखें तो यूनियन लेवल पर हमें मिलेगा कौन, पार्लियामेंट, और स्टेट लेवल पर देखेंगे तो क्या मिलेगी, स्टेट, जैसे बोले तो लेजिस्लेचर असेंबली। ठीक है, वही एग्जीक्यूटिव की बात करें तो एग्जीक्यूटिव भी हमें मिल जाएगी। इसका काम क्या होता है, ये लॉ इम्प्लीमेंट बॉडी होती है। क्या होती, लॉ इम्प्लीमेंट बॉडी होती है। लॉ इम्प्लीमेंट जो बॉडी होती है ये क्या काम करेगी, लॉ को इम्प्लीफाई करेगी, यानी लागू करवाएगी। कानून को लागू करवाने का काम क्या होता, इसका काम होता है। यदि हम बात करें काहे की बात करें एग्जीक्यूटिव की, तो ये हमें यूनियन लेवल पर मिलेगी और हमें स्टेट लेवल पर मिलेगी। जुडिशरी जो काम करती है वो तालमेल का काम करती है कि ये लोग जो काम कर रहे हैं वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये हमने आपको बताया कि ये लेजिस्लेचर। ठीक है, फिर बात करें जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये तो तीन पार्ट हो गए। इसके बाद देखोगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है।
गांधीयन डिसेंट्रलाइजेशन तो देखें तो स्थानीय स्वशासन की बात करें, लोकल 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 सेल्फ गवर्नमेंट, जैसे बोले तो स्थानीय स्वशासन, स्वशासन। ठीक है, इसकी यदि हम बात करें तो ये जो कहे पे आधारित है, डिसेंट्रलाइजेशन, कहे पर डी, जिसे बोलते एक कॉन्सेप्ट दिया था फर्स्ट टाइम गांधी जी ने, क्या, गांधी जी। ठीक है, तो ये गांधी मॉडल, गांधी मॉडल, तो इसका अर्थ क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है विकेंद्रीकरण, यानी सत्ता किसी एक जगह नहीं, वो कहाँ होना चाहिए? वो होना चाहिए शासन का क्या होना चाहिए, यानी जो केंद्रीकरण है ना, शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए, यानी ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं हम विकेंद्रीकरण। क्या होता? विकेंद्रीकरण की बात की गई है। तो गांधी जी ने बताया कि इसका हिंदी में क्या अर्थ होता है? विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण में देखोगे तो क्या मिलेगा? विकेंद्रीकरण में ये होगा कि जो, यानी इस समय जैसे सेंट्रलाइजेशन जो प्रोसेस होती है, तो वो क्या होती है, यानी केंद्र से गांव की ओर आए। क्या है? जैसे जो चीज केंद्र से गांव की ओर आ रही है, वो तो होती है टॉप टू बॉटम। क्या होती? जैसे एक तो जैसे एक सेंट्रलाइजेशन होता है, क्या होते हैं? एक, हाँ देख लेते हैं, केंद्रीकरण। केंद्रीकरण में बात करें तो इसमें क्या होता है कि ठीक है, इसमें क्या होता है, इसकी जो थिंकिंग होती है, यहाँ क्या होता है? केंद्र, और यहाँ मिलेगा आपको क्या? राज्य। यहाँ मिलेंगे सपोज करो गांव। क्या? गांव। ये हो गया केंद्रीकरण शासन, कि अगर केंद्र ने कोई रूल बनाया तो ये जो है ना, वो एक गांव तक जाएगा। इसे बोलते टॉप टू बॉटम। किस पे आधारित होता है? इसकी जो आइडियोलॉजी होती है, टॉप टू कहाँ होती? बॉटम होती है। और डिसेंट्रलाइजेशन की यदि हम बात करें, क्या करें? डिसेंट्रलाइजेशन की यदि हम बात करें तो इसकी प्रोसेस जो होती है वो क्या होती है कि ये जो काम करता है, वो काम कैसे करता है? वो काम ऐसे करता है
कि जैसे सबसे पहले यहाँ क्या मिलेगा, वो मिलेगा विलेज। क्या मिलेगा, जैसे बोले तो गांव। ठीक है, गांव के बाद देखोगे तो आप इसके ऊपर क्या मिलेगा, वो मिलेगा तहसील। तहसील इसे क्या बोलते, तालुका। ठीक है, या परगना या विकास खंड। ठीक है, इसको ऐसे बोले तो सबसे पहले मिलेगा गांव, गांव से ऊपर विकास खंड। विकास खंड, विकास खंड में कौन, यानी तहसील, परगना, ये मिलेगा। इससे ऊपर आओगे तो क्या मिलेगा, जिला। जिला के ऊपर आओगे तो क्या मिलेगा, राज्य। और राज्य के ऊपर आओगे तो क्या मिलेगा, केंद्र। ठीक है, ये जो काम करता है ना, वो गांधीयन मॉडल पे इस पे ये काम करता है कि यहाँ जो भी चीजें, पॉलिसी जो बनना चाहिए ना, उसकी जो अप्रोच होना चाहिए, वो कैसी अप्रोच होना चाहिए, उसकी अप्रोच जो होना चाहिए वो होना चाहिए बॉटम, बॉटम टू टॉप, यानी नीचे से ऊपर। ठीक है, गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी ने कहा ना कि यदि किसी चीज का विकास करना है तो उसका विकास ऊपर से ना, कहा नीचे से होना चाहिए। समझ में आना, क्योंकि उन्होंने कहा कि गांव में भारत की जो आत्मा है ना, वो कहाँ निवास करती है, भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। ठीक है, ये बात की जा रही है, गांधी जी ने ये कहा। ठीक है, और ये चीज समझ में आई। तो इस चीज को देखा जाए कि एक चीज ऊपर से बनेगी फिर यहाँ नीचे आएगी, इसकी जो अप्रोच है वो कैसी है, टॉप टू बॉटम है। तो यहाँ जब नीचे से, नीचे की प्रॉब्लम ऊपर वाले जो लोग बैठे हैं और वो ज्यादा समझेंगे कि यहाँ जो लोग बैठे हैं वो इसको समझेंगे। तो ये है पूरा, क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन के आधार पर ये क्या है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात की जाती है। ठीक है, यदि हम बात करें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, तो देखोगे कि ये बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनिशियली जो बात की गई थी, आर्टिकल 40, क्या, संविधान के अनुच्छेद, यानी बात करें आर्टिकल 40 में बात की जाती है, क्या बात की जाती है, इसके अंदर बात की जाती है कि काय की स्थापना हो जाना होना चाहिए। यहाँ बात की जाती है काय की, कि ग्राम पंचायतों के गठन की बात की जाती है। काय की इसके अंदर जो बात की गई है वो बात की गई है ग्राम पंचायतों के गठन की बात की जाती है। अब देखो, ये गठन की बात जब की जाती है तो ऐसा तो है नहीं कि तुरंत की जाए, और ये कहाँ मेंशन है, तो ये है संविधान में, संविधान के भाग 4 में कंडक्ट है डीपीएसपी। और डीपीएसपी की जो नेचर है वो कैसा है, वो है भैया नॉट एनफोर्सिबल, यानी अप्रवर्तनीय। ठीक है, इसको लागू कराने के लिए कहा, आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, यदि उसमें जो बात की गई है कि
कि जो डीपीएसपी है ना, उनको आप लागू करवाने के लिए कहाँ नहीं जा सकते, कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, ये आप प्रवर्तनीय है, इनके जो नेचर है। तो वरना इसका क्या, अगर जैसे ये कोई सरकार नहीं कर रही थी तो कोई व्यक्ति कहाँ जा सकता था, तो इनका नेचर है कैसा, यानी आर्टिकल इसका नेचर जो मिलेगा वो है नॉन एनफोर्समेंट की बात की जाती है, डीपीएसपी में मिलेगा आर्टिकल। ठीक है, तो ये इसमें बात की जाती है। ठीक है, और इसमें क्या है कि ये बातें की जाती हैं। ठीक है, आर्टिकल इसके अंदर। ठीक, ये चीज समझ में आई। अब देखोगे तो कि गवर्नमेंट ने इसको पंचायतें लागू ना लाकर देखोगे तो एक चीज लाती है, एक प्रोग्राम लाती है जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं सीडीपी। क्या बोलते हैं, सीडीपी। एक प्रोग्राम लाती है 1952 में, जिसे क्या बोलते हैं हम, जिसे हम बोलते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या बोलते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। कम्युनिटी डेवलपमेंट, ठीक है, प्रोग्राम ये लेके आती है, और इसे क्या बोला जाता है, सीडीपी, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये लेके आती है 1952 में। कब के, 1952 में ये आता है, और इसे हिंदी भाषा में क्या बोलते, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सीडीपी 1952 में आता है। ठीक है, इसमें बात की जाती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, कि यहाँ जो स्थानीय निकाय हैं उनका क्या है, विकास की बात, विकास होना चाहिए। और इसी के अंतर्गत देखा जाए तो एक चीज पे स्थापना और होती है, जिसे बोलते हैं हम क्या, जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय प्रसार सेवा। ये 1953 में, क्योंकि इसका प्रसार यानी फैले, ठीक है, इसी के अंतर्गत ये, इसके कुछ ऑब्जेक्ट थे। मैंने ऑब्जेक्ट देखोगे तो क्या क्या था, यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर क्या देखोगे, यदि ऑब्जेक्ट देखोगे, मेन ऑब्जेक्टिव देखोगे तो क्या क्या मिलेंगे, मेन, तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाती है। क्या की बात की जाती है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाती है, वे यानी बुनियादी ढांचे की बात की जाती है। बुनियादी ढांचे के बाद यहाँ जो बेसिक नीड है, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, की बात की जाती है। और बात कहे किसकी चीज, किस बात, रोड एंड ट्रांसपोर्ट की बात की जाती है। ठीक है, जैसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में बात करें
तो अवेल यानी जिसे बोले तो इलेक्ट्रिसिटी, क्या बोले, यानी अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे अगर इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के बाद जैसे ब्रिज, ब्रिज, ठीक है, ब्रिज के बाद और भी चीजें थी जैसे इरिगेशन प्रोजेक्ट, इन सब चीजों की बात की जाती है काय में। ये मेन ऑब्जेक्टिव थे इसके कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के, ठीक है। आप देखोगे तो ये जो कब अगर पूरा डेट लिखना हो तो 2 अक्टूबर 1952 को गांधी जी जब बात करते थे काय की, तो इन्हीं के बोले तो इनकी जन्म तिथि या इनके गांधी जयंती के पर इस पर क्या है, इसको लागू किया गया। इसके मेन ऑब्जेक्टिव थे जो गांधी जी, इसका विकास होना चाहिए इनके पास। और यहाँ कुछ बात की जाती थी एम्प्लॉयमेंट की, है कि लोकल एम्प्लॉयमेंट की बात की जाती थी। इसमें लिखना लोकल, ये सारी बातें की जाती हैं किस कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत, ठीक है। अब देखोगे तो जब ये प्रोग्राम बना तो इस प्रोग्राम को देखते हुए जब इसने इसके यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आया तो इसका रिव्यू करने के लिए एक समिति बनी, क्या है, एक समिति बनी जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति। क्या था, लिखना बलवंत राय मेहता समिति, ये बनी 1957 में। लिखना है तो लिखना इसके तहत क्या हुआ, इस समिति का जो गठन है ना, इस समिति का गठन CDP कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के मूल्यांकन के लिए किया गया, ठीक है। किसकी अध्यक्षता में, बलवंत राय मेहता की अध्यक्ष, ठीक है। बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में क्या यानी इस समिति का गठन हुआ। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कुछ सिफारिशें दी कि सिफारिशें इन्होंने पहली सिफारिश ये दी कि यानी इन्होंने बताया कि 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का क्या होना चाहिए, गठन,
क्या लिखना, 3 स्तरीय तीन स्तरीय पंचायती राज, क्या 3 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की क्या होना चाहिए, स्थापना होना चाहिए। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए, के लिए प्रतिनिधित्व होना चाहिए, यानी जिसे बोले तो वुमेन रिजर्वेशन। की बात की जाती है। इन्होंने बताया कि 3 इस तरीके के अंदर कौन कौन सी चीजें, तो देखोगे यानी एक जैसे बोले तो सबसे नीचे जो होगी वो क्या होगी, उसे देखो तो इन्होंने बताया इसके 3 स्तर होना चाहिए। पहला जिसे बोले तो ग्राम पंचायत होना चाहिए, दूसरे स्तर पर क्या होना चाहिए, क्षेत्र पंचायत होना चाहिए, और तीसरे पर क्या होना चाहिए, जिला पंचायत होना चाहिए। ठीक है, इन 3 स्तरों की बात की जाती है, बलवंत राय मेहता ने ये सिफारिशें दी। ठीक है, ये चीज हो गई। यानी इन्होंने क्या किया गया कि पावर को इन्होंने क्या कहा, डिसेंट्रलाइज कर दो। यहाँ पावर है ना, ये जो जिले से पावर 3 भागों में बांट दो। इसके बाद देखोगे तो एक अगली समिति का क्या होता है, गठन होता है, जिससे क्या बोला जाता है, जिसे बोलते हैं, जिसे बोलते इसका नाम है अशोक मेहता समिति। क्या है, अगली जो समिति आती है, सजेशन देती है, क्या नाम है, अशोक मेहता समिति। ये बनी 1977 में। कब, 1977 में। ठीक है, इसका गठन किया गया। तो इसकी सिफारिशें क्या है, देखो इसकी सिफारिशें यही है, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था का, पंचायती राज व्यवस्था को की द्विस्तरीय, कितनी, द्विस्तरीय व्यवस्था की बात की। इसने कौन कौन सी, तो देखो इसने कहा कि नीचे जो होना चाहिए वो होना चाहिए ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत होना चाहिए। इससे ऊपर जो होना चाहिए वो होना चाहिए सीधा क्या, जिला पंचायत होना चाहिए। ये बात की गई है काहे में,
बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। ठीक है, इसके बाद एक बात और की इसने इसने एक चीज जो थी ना, जो बलवंत राय मेहता ने एक और सजेशन दिया था इसके बीच में, कौन सी जो थी आपकी कि क्षेत्र वो हटा दिया गया। इसमें और अगली सिफारिश क्या की गई, अगली सिफारिश में देखोगे तो इसमें कहा गया कि महिलाओं का क्या होना चाहिए, महिलाओं के लिए महिलाओं के लिए महिलाओं के लिए आरक्षण, महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की जाती है। ये इसके क्या थे, कुछ सजेशन थे। ठीक है ना, और इसने कुछ आधार रखा कि जैसे 10-12 गांव 20,000 10 से 15, इसमें इसने क्या कि 10 से 15 गांव, कितने 10 से 15 गांवों का क्या होना चाहिए, समूह के आधार पर पंचायत, और 15 से 20,000 क्या होना चाहिए, जनसंख्या की बात की जाती है। ये इसकी कुछ रिकमेंडेशन है थी। इसके बाद देखोगे तो अगली समिति की स्थापना होगी। ठीक है, अगली समिति की स्थापना होगी जिसका नाम क्या होगा, जिसका नाम होगा एक JVK राव, क्या JVK राव समिति। ठीक है, ये 1985 में बनेगी JVK राव समिति। JVK राव, ठीक, ये बनती 1985 में। कब बनती, 1985 में। ये जो बात करेगी वो क्या बात करेगी, वो 4 स्तरों की बात करेगी। किसकी, वो करेगी 4 स्तरों की बात करती है कि इसमें कितने स्तर होना चाहिए। उसमें अब देखो 3 स्तर ना हो के कितने 4 स्तर होना चाहिए। ठीक है, और इसने एक और बात की थी अगर पिछली पार्टी की, कि इसमें राजनीतिक दलों का क्या होना चाहिए, पार्टिसिपेशन। इसकी तीसरी रिकमेंडेशन और लिख लेना अशोक मेहता की। इसने एक रिकमेंडेशन दी थी, राजनीतिक पार्टियों का योगदान की बात की थी। ठीक है, अब देखो अगला देखोगे तो JVK राव कमेटी ने क्या सिफारिशें दी। इसने पहली सिफारिश ये दी, क्या दी, इसने ये दिया कि पंचायती राज व्यवस्था की जो स्थापना की जाना चाहिए वो किस आधार पर की जानी चाहिए, वो 4 स्तरीय, कितने इसने लिखा 4 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की स्थापना की जाना चाहिए, ये बात हो जाती। फिर इसके बाद अगली बात क्या की जाती है, अगली बात इसमें ये की जाती है कि इसने राजनीतिक दलों के पार्टिसिपेशन की बात की गई थी, तो इसने लिखना, इसने राजनीतिक
दलों के पार्टिसिपेशन को क्या किया, अस्वीकार किया। इसने लिखना महिलाओं को क्या आरक्षित सीटों की बात की गई, क्या महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की बात की गई। ठीक है, इसने ये कहा कि क्या होना चाहिए, एक चीज जो होना चाहिए स्टेट में, एक इसके लिए वित्त आयोग, स्टेट में एक फाइनेंस कमीशन होना चाहिए प्रत्येक स्टेट का। ठीक है, फाइनेंस कमीशन की बात की गई। ठीक है, कि जो राज्य का क्या होना चाहिए, एक वित्त आयोग होना चाहिए। ठीक है, ये सारी बातें की जाती हैं। ठीक है, और ये सारी रिकमेंडेशन रहती हैं इसकी। ठीक, और इसके बाद जो अगली समिति बनेगी वो बनेगी कौन, वो बनेगी लक्ष्मी माल सिंघवी समिति। लक्ष्मी जिसे LM सिंघवी समिति बोलते, इसी में देखो तो LM सिंघवी कमेटी, इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना होती है 1986 में। कब, 1986 में। ये पहली कमेटी ऐसी है जो बोलेगी कि पंचायत राज्यों को किसका दर्जा दिया जाना चाहिए, पंचायत राज्यों को क्या एक संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। ठीक है, लिखना इसकी सिफारिश एक ही इंपॉर्टेंट है, क्या है, लिखना इसने पंचायत इसने पंचायत राज्य को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही। ठीक है, संवैधानिक दर्जा देने की बात कही। ठीक है, तो ये LM सिंघवी। आपको हमने देखो प्रमुख जो देखोगे, अगर उत्तर प्रदेश के PT के हिसाब से देखोगे तो PT के हिसाब से यहाँ इमेज करने के लिए आ जाता, क्या आ जाता, कौन सी कमेटी क्या बनी थी, किसकी कौन सी सिफारिश थी। तो देखोगे मैंने कुछ चीजें आपको बता दी हैं, क्या क्या बता दिए, देखो LM सिंघवी समिति के बारे में बता दिया, अशोक मेहता समिति के बारे में बता दिया, बलवंत राय मेहता समिति के बारे में बता दिया। तो देखो इसमें क्या है, ये बात की जाती है। ठीक है, संवैधानिक दर्जा दिए जाने की क्या है, बात की जाती है। अगर देखोगे यहाँ पे एक चीज मैं यहाँ बताना भूल गए, वो देखोगे बलवंत राय मेहता समिति। इसके बाद देखोगे तो पहली जो पंचायती राय बात की जाए कि 2 अक्टूबर, कब, यहाँ 2 अक्टूबर 1959 को, लिखना, भारत में पहली ग्राम पंचायत
की स्थापना राजस्थान के कौन, नागौर जिले में, नागौर जिले में, नागौर जिले में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या शुरू हुई। इसके बाद देखोगे तो कहाँ मिलेगी, आंध्र प्रदेश में। ये सब क्या रहते हैं, ये जो रहते हैं, मतलब ये चीजें थी जो मैं आपको बता दिया। अब आते हैं इससे आगे, क्या है, इससे आगे आते हैं, देखते हैं। तो अब हम इसके संवैधानिक दर्जे के बारे में जब बात हो गई है तो इसमें देखते हैं कि क्या होता है। तो देखो, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जो अधिनियम आए होंगे हम उनके बारे में बात कर लेंगे बाद में। फिर जैसे उत्तर प्रदेश पंचायत अधिनियम जो आता है 1947, क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत अधिनियम 1961 और उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन अधिनियम 1994, इनकी बात अपन कर लेंगे। ठीक है, जब जब उत्तर प्रदेश के बारे में विशेष पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ अभी देखो, हम पंचायतों की स्थापना करा रहे हैं। ठीक है, सीधा उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे तो वो समझ में ही नहीं आएगा कि ये कहाँ से आई। तो देखोगे एक चीज होती है, उस समय पीवी नरसिम्हा राव की सरकार रहती है, 1992 का उस टाइम है। तो देखोगे उस समय प्रधानमंत्री हैं पीवी राव। प्रधानमंत्री रहते हैं। इस समय ये होता है कि दो संविधान संशोधन किए जाते हैं। एक होता है 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो आता है 1900। एक आएगा 74 कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है, ये 73वां और 74वां संविधान संशोधन ये आते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो देखो ये जो पास हुआ था इसके बारे में यदि तो इसको थोड़ी बात, इसके द्वारा कुछ चीजें हैं जो इंडक्ट की गई थी। वो क्या की गई थी कि ये कब पास हुआ, कब आया, तो ध्यान रखना ये 20 अप्रैल, क्या 20 अप्रैल को ये क्या है, यानी राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। इसमें लिखना 20 अप्रैल 1992 को क्या हुआ, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। इस स्वीकृति के बाद देखोगे 24 अप्रैल 1992 में ये क्या हुआ, फिर भावी या क्या हुआ, लागू हुआ
ठीक है। इसी उपलक्ष्य में 24 अप्रैल को क्या मनाया जाने लगा? लिखना। प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायत दिवस, पंचायत राज दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ठीक है। इसके तहत क्या हुआ था कि लिखना, संविधान की अनुसूची 12वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, संविधान की 11वीं अनुसूची में अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें कितने लिखना 29 विषय थे। कितने विषय थे? 29 विषय थे। ठीक है। और इसके बाद देखोगे इसी में एक और आता है, इसमें बात क्या की जाती है देखना, यह है ग्राम पंचायतों के गठन से, ग्राम पंचायतों के गठन से क्या था? संबंधित था। ठीक, ये बात हुई पंचायती राज की बात की जाती है। अब देखोगे तो इसी के एक और चीज होती है कि एक और चीज आएगी जिसे बोलेंगे 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये आता है 1992 में। और बात की जाएगी कि ये कब प्रभावी होगा? ये 1 जून, कब? 1 जून 1992 को फिर भावी या क्या हुआ? लागू हुआ। इसमें क्या था तो लिखना, इसके तहत क्या हुआ? इसके तहत संविधान में कौन सी 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें कितने विषय थे? जिसमें 18 विषय। देखना, इसमें इकाई का
नगर निकायों की स्थापना की बात की गई। ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो इतनी बातें जो है ना, ये तो अपन ने कुछ इसके क्या जाने, और इसमें नगर पंचायत की बात की गई। अगर इसमें पार्ट की बात करें तो भाग लिख देना संविधान के 9, इसे यहाँ पे संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 ओ 243 ओ में बात की जाती है ठीक है। और इसमें बात जो की जाती है वो बात की जाती है आपकी भाग 9A में पी से जेड जी। कहाँ है इसके बारे में? तो कौन से? संविधान के भाग 9A में अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक। ठीक है, एक सेकंड। किया। अब देखोगे तो अब हम देखो बात करते हैं पंचायती राज की बात करते हैं। तो हम देखोगे मोटी मोटी बात कर चुके हैं पंचायती राज की बात के इसके भाग इसमें। तो हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात कर लेते हैं। क्या उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात कर लेते हैं पंचायती राज व्यवस्था की। तो देखो अपन उत्तर प्रदेश विशेष पढ़ने जा रहे हैं तो इसमें लिखना उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। तो बात की जाए कि उत्तर प्रदेश में देखोगे तो 73वां संविधान संशोधन 1952 जो लागू होते ही उत्तर प्रदेश ने उत्तर प्रदेश राज्य अधिनियम 1947 यानी देखोगे जैसे ये लागू हुआ तो उससे क्या हुआ लिखना तो इससे पहले ये देखोगे उत्तर प्रदेश में कुछ चीजें थी उन्हें देख लेते हैं। कौन कौन चीजें थी? कुछ अधिनियम थे जैसे लिखना उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947। दूसरा एक और था
जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत। देखना, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, ये कब का है? ये है 1961 का, 1961। ठीक है। अब इनके तहत देखोगे उत्तर प्रदेश में संशोधन किया गया था। ठीक है, क्या क्या किया गया था देखना, तिहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला, कहाँ मिला तो लिखना, भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243 ओ और अनुसूची 11th और विषयों की संख्या लिख देना, कितनी? 29। ये बात रहती है। इसके और भी एक और चीज होती है, वो क्या चीज होती है वो देखना। उत्तर प्रदेश ने एक क्या किया, एक संविधान संशोधन लेके आया और पंचायत विधि देखना, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंचायत राज विधि संशोधन अधिनियम कब लेके आई? 1994 में लेके आई। ठीक है, 1994 में लेके आई। और वही यहाँ बात करेंगे त्रिस्तरीय में कौन कौन था, तो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में उत्तर प्रदेश में पंचायत तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था। यहाँ देखोगे सबसे पहले मिलेगा यहाँ पे आपको ग्राम पंचायत, यहाँ मिलेगा क्षेत्र
पंचायत ऊपर मिलेगा आपका कौन, जिला पंचायत। ये किस लेवल पर है, ग्राम लेवल पर, और ये जो है ना वो किस लेवल पर है, विकास खंड लेवल पर। और जो ये है कहाँ मिलेगा, जिला लेवल पर। ठीक है, ये भारत में क्या है इसका। ठीक, तो ये चीज हो गई। तो अब देखोगे, यानी जब जैसे ही ये आता है कौन सा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ये आता है, तो इसके द्वारा क्या किया जाता है कि संविधान के भाग 9 में के अंतर अनुच्छेद 243 से 243 और संविधान की अनुसूची 8 में 29 विषय डाल दिए जाते और बात की जाती है कि इस अधिनियम के तहत ये व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य सरकारें क्या करेंगी, एक चुनाव आयोग का गठन करेंगी। ठीक है, और ठीक है, तो और देखो जो बात की जाती है, लिखना, कुछ इसकी बातें कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायत राज व्यवस्था को एक संवैधानिक दर्जा मिला। और लिखना, संविधान के भाग 9 संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 के तहत क्या किया गया, चुनाव आयोग के गठन की बात की गई। लिखना, इस अधिनियम के तहत प्रत्येक राज्य सरकार अपने राज्य में एक चुनाव आयोग की स्थापना करेगा। क्या करेगा, एक चुनाव आयोग की स्थापना करेगा जो क्या काम कराएगा, जो ग्राम पंचायत तथा ग्राम पंचायतों तथा नगर निकाय चुनावों को कराएगा। ये बात की जाती है, क्या है, जो ये करेगा जिला पंचायत का। और ठीक है, और इसमें लिख देना और क्या काम करेगा, ग्राम पंचायत कौमा क्षेत्र पंचायत तथा
जिला जिला पंचायत जिला पंचायत के परिसीमन का कार्य राज्य चुनाव आयोग करेगा। कौन करेगा? राज्य चुनाव आयोग करेगा। ये सारी चीजें जो हम लिख रहे हैं चुनाव आयोग के बारे में लिख रहे हैं। और क्या काम करेगा? और ये काम करेगा मतदाता राज्य सूची में क्या जो निर्वाचन आयोग तैयार करेगा, क्या करेगा? वही मतदाता, तो लिख लेना, लिखना ग्राम पंचायतों में वयस्क व्यक्तियों की, ये अपन जो लिख रहे हैं काय के बारे में, इसमें लिखना चाहो तो लिख देना राज्य निर्वाचन आयोग, हेडिंग राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में हम लिख रहे हैं कि क्या काम करेगा। देखो अब देखो लिखना राज्य निर्वाचन आयोग वयस्क मताधिकार राज्य सूची का क्या करेगा? निर्माण करेगा। ठीक है, ये बात की जाती है। अब देखो ये शपथ दिलवाने का भी काम करेगा। देखना पंचायत चुनाव में चुने गए व्यक्तियों को क्या करेगा? शपथ का कार्य भी करेगा। एक क्या है उसके, और देखो राज्य चुनाव आयोग की वित्तीय जरूरतों को राज्य वित्त आयोग पूरा करेगा। लिखना, और क्या है? राज्य चुनाव आयोग की वित्तीय जरूरतों को राज्य वित्त आयोग पूरा करेगा। राज्य वित्त आयोग क्या करेगा? पूरा करेगा। ये बातें की जाती हैं। तो ये हमने आपको क्या बता दिए, यानी एक राज्य निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य बहुत काम करता है सिंबल विंबल लेने का, जैसे जो कि मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, और अगर हम उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रणाली की बात करें, क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रणाली की बात करें तो देखो लिखना उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव प्रणाली। उत्तर प्रदेश में देखो चुनाव प्रणाली के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें, पहले देखो क्या चीज है कि कौन कौन एलिजिबल है, यानी